So today we are starting with कोर जावा. ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है एंड वन ऑफ द very famous language which follows which concepts of object oriented programming. All this while we have been studying POP, procedure oriented programming, which is C language. तो C किस में आता है? POP means प्रोसीजर ओरिएंटेड, टास्क ओरिएंटेड. क्या यानी आपको फोकस जो था, फोकस वो किस पे था? टास्क सॉल्व करके दो. ठीक है, डेटा का सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होने दो. सबसे बड़ा खतरा डेटा को पॉइंटर से होता है. किससे होता है? क्योंकि हम बाहर से भी उसको लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं. तो सी में पॉइंटर्स थे ना, तो वो क्या बोलता है? पॉइंटर्स यूज करो, कुछ भी यूज करो, बट टास्क करके दो. ठीक है, तो सारा का सारा फोकस किस पे था? टास्क विच इज एट हैंड. ओके, देन लेटर ऑन पीपल गॉट ऑब्सेस्ड विथ डेटा, उसका सिक्योरिटी, कि अगर मैं टास्क सॉल्व करने में इतना इतना इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ टास्क को सॉल्व करने में कि मेरा टास्क सॉल्व करना ही हाई प्रायोरिटी हो गया है, तो मेरा डेटा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है. क्या हो रहा है? एक आदमी कमाने में इतना मगन हो जाता है, उसका हेल्थ, उसके फैमिली टाइज आर कॉम्प्रोमाइज्ड. Yes or no? Somewhere the scale will tilt. तो people was so focused on solving the task. टास्क सॉल्व करके देना है सामने वाले को, और उसका डेटा का सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, वो मेरी प्रायोरिटी नहीं है. तो लोगों ने फिर क्या बोला? क्या चाहिए हमको? क्या चाहिए? टास्क भी सॉल्व करके चाहिए. क्या चाहिए? प्लस डेटा का सिक्योरिटी के साथ. डेटा के, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जॉब करते हैं और जॉब के साथ वो हेल्थ का भी ख्याल रखते हैं. मॉर्निंग का उनका रूटीन रहता है, शाम में उनकी फैमिली के साथ वक्त देने का रूटीन रहता है. और खास करके ये फॉरेनर्स. अभी देखो ये जो मंथ चल रहा ना, ये इसमें अक्सर आपको जब मेल करेंगे रिप्लाई आएगा आई एम आउट ऑफ ऑफिस. तो दे आर स्पेंडिंग दिस टाइम विद देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स. जब वापस काम पे आएंगे 10 तारीख से, तब वापस लगेंगे. शाम को लॉग आउट के बाद कुछ नहीं. तो ऐसे प्रोफेशनलिज्म लोग करते हैं, बैलेंस रखते हैं, काम के काम टाइम पे काम और काम के बाद अपना फैमिली रिलेशंस. तो दोनों बैलेंस करना है. अभी टास्क को भी लेके चलना है कि जो प्रॉब्लम दिया है उसको सॉल्व भी करना है, प्लस डेटा के सिक्योरिटी के साथ सॉल्व करना है. तो उप्स आता है. क्या आता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. क्या? ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस है जो उप्स फॉलो करते हैं. ऐसे तो मेजर लैंग्वेजेस है. गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, विच एवर लैंग्वेज यू विल टच उसमें उप्स रहेगा. विच एवर लैंग्वेज यू हैव थॉट ऑफ, विच एवर लैंग्वेजेस यू हैव हर्ड ऑफ. सर पाइथन, उसमें भी उप्स है. सर डॉट नेट, उसमें भी उप्स है. सर कॉटलिन, उसमें भी उप्स है. सर एंड्रॉयड डेवलपमेंट, iOS डेवलपमेंट, क्या आप लोगों ने जो भी लैंग्वेजेस सुने सब में क्या रहेगा? एंगुलर, उसमें भी उप्स है. रिएक्ट, उसमें भी उप्स है. सब में जगह भी उप्स रहेगा. जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बेस्ड है. जावास्क्रिप्ट क्या है? एक होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, एक होती है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में ऊप्स के सारे फीचर्स होते हैं. कितने होते हैं? और इसमें सारे नहीं होते. 100-X%, कुछ ना कुछ मिसिंग होता है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में होती है. तो जावा क्या है? क्या है? और जावा स्क्रिप्ट क्या है? ऑब्जेक्ट बेस. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऊप्स के सारे फीचर्स मिलेंगे आपको, इनहेरिटेंस के साथ, पॉलीमॉर्फिज्म के साथ. और ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज में, फॉर एग्जांपल जावा स्क्रिप्ट में इनहेरिटेंस नहीं है. क्या नहीं है? क्या नहीं है? इनहेरिटेंस नॉट सपोर्टेड. एक क्लास से आप दूसरी क्लास नहीं बना सकते. किसमें? जावा स्क्रिप्ट. तो वो क्या हो गई? तो वो लैंग्वेज जो ऊप्स के सब फीचर सपोर्ट नहीं करती, वो क्या बन जाती? ऑब्जेक्ट बेस्ड. और जो सब सपोर्ट करती है वो क्या बन जाती? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. पाइथन क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है. ठीक है, डॉट नेट क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है. Am I understood? I hope this doesn't spoil it now. Right? कर रहा है ये खराब, इसी से लफड़ा है. तो
फिर टास्क को सॉल्व करना है डेटा के सिक्योरिटी के साथ। तो क्या आया फिर बीच में? ऊप्स आ गया। अब ऊप्स के कुछ फीचर्स है, क्या है? तो ये फीचर्स सिर्फ उस लैंग्वेज के फीचर्स नहीं है, ये किसके फीचर्स है? ये फीचर्स ऊप्स के हैं। जो भी लैंग्वेज ऊप्स को इम्प्लीमेंट करेगी ये उसमें भी आ जाएंगे। तो सी प्लस प्लस भी ऊप्स है, क्या है? सी प्लस प्लस भी किस में आती? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। तो ये फीचर्स सी प्लस प्लस में मिलेंगे आपको। पाइथन भी क्या है? ये आपको उसमें भी मिलेंगे, जावा में भी मिलेंगे। ठीक है, तो वो फीचर्स क्या है? ऊप्स के फीचर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? आर दिस जावा फीचर्स, द फीचर्स ऑफ ऊप्स, एंड ऊप्स सपोर्ट्स जावा, तो ये बिकम फीचर्स ऑफ जावा ऑल्सो। तो फर्स्ट फीचर क्या? सबसे पहले क्या है? क्लास, जिसमें क्या आता है? क्लास आती है। दूसरा ऑब्जेक्ट। तीसरा डेटा एनकैप्सुलेशन, क्या बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है ये। चौथा एब्स्ट्रैक्शन, क्या? देन पांचवा पॉलीमॉर्फिज्म, क्या? छठा इनहेरिटेंस, क्या? ये तो मेन फीचर्स है। फिर मैसेज पासिंग, और भी फीचर्स है, एक्सेप्शन हैंडलिंग। मल्टी थ्रेडिंग। पढ़ो, हाँ क्या पढ़ो, क्या लिखा हुआ है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, नोटबुक में? कलेक्शंस, यस। और बताओ? डेटाबेस कनेक्टिविटी भी कर सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं? वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, ब्यूटीफुल। ये सब जावा में कर सकते हैं आप। और क्या है? देखो नेट पे, देखो देखो जावा टी पॉइंट पे, ट्यूटोरियल्स पॉइंट पे क्या क्या आ रहा है, क्या वो बता रहे फीचर्स ऑफ ऊप्स में, जो हमने यहाँ मिस कर दिया है। ये इतने मेजर है। तो अगर कोई इंटरव्यूअर पूछता है आपको फीचर्स ऑफ ऊप्स में क्या पड़ा है, हाँ ऊप्स इन जावा, तो ये सब हम लोग बोल सकते हैं उनको। हाँ, स्टैटिक मॉर्फिज्म, वो तो सब कीवर्ड्स आएंगे अंदर जाके। चलो ठीक है, इतने भी किया तो अपने लिए बहुत है फिलहाल। तो एज अ बिगिनर, these many features if you can command is more than sufficient. So now what our task is to have a very deep understanding of these concepts. One concept we should go deeper. एक प्रोग्राम करके छोड़ दिया, हाँ सर मैंने एक क्लास का एक प्रोग्राम किया, ऑब्जेक्ट का करा, बस नहीं। उसके सारे सिनारियोज एक्सप्लॉइट करने, क्या करने हैं? सारे सिनारियो। तो जब आप मैकेनिक जाता है तो उसके पास एक पाना नहीं होता, उसके पास 11 नंबर, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एक ही शेप होते हैं पाने के, है ना? कैसे होता वो? प्लीज एक्सक्यूज माय ड्राइंग। पर इस पे लिखा रहता क्या? तो 13 का निकालना है कि 14 का निकालना है कि 15 का निकालना है। ठीक है, तो ये समझो कि क्लास है। अब इसके कितने वर्जन आते हैं? नेस्टेड क्लास, स्टैटिक क्लास, फाइनल क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, दुनिया भर के क्लासेस, इंटरफेस। समझ में आ रहा है? तो वो सब पे आपका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट्स को समझना सबसे बड़ा चैलेंज है जावा के अंदर। प्रोग्रामिंग आपने सी में कर चुके हैं, प्रोग्रामिंग वही लेवल की है, लॉजिक उसी लेवल का है जो आपने सी में ऑलरेडी तरह कर चुके हैं। ठीक है, उस लॉजिक को अभी ऊप्स में डालना है। क्या डालना है? ऊप्स में डालना है। तो सबसे पहला चैलेंज क्या होगा आपको? सबसे पहला चैलेंज क्या होगा? आपने सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना। किसको करना? द फर्स्ट मेजर चैलेंज विल बी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। व्हाट इज अ क्लास, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ क्रिएट हुआ तो क्या कर सकता, ऑब्जेक्ट कहाँ क्रिएट हुआ तो, जैसे नहीं क्या, एक वेबसाइट का एडमिन है, एक वेबसाइट का यूजर है, एडमिन क्या क्या कर सकता, यूजर क्या क्या कर सकता। हाँ, मैं इस इंस्टीट्यूट का ओनर हूँ, आप इस इंस्टीट्यूट के कंज्यूमर हो, यू आर द सब्सक्राइबर, आई एम द ओनर। मेरे पास क्या राइट्स है, आपके पास क्या राइट्स है? यस और नो? तो वैसे ऑब्जेक्ट अगर प्लेस ए में बना तो क्या कर सकता, प्लेस बी में बना तो क्या कर सकता।
सिर्फ ऑब्जेक्ट का क्रिएशन का ज्योग्राफिकल लोकेशन पे भी डिपेंड है कि ऑब्जेक्ट को क्या एक्सेस मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अब ये कबर्ड को मैं कहाँ भी एक्सेस कर सकता, कुछ भी रख सकता है इसके अंदर। आप लोग कर सकते हैं क्या एक्सेस? कि आप लोग के पास चाबी नहीं है उसकी, तो तुम्हारा एक्सेस टू द क्लास इज लिमिटेड एंड आई हैव 100% एक्सेस टू द क्लास। यस, नो, मे बी। कल को ये कैमरा मुझे घर पे जाके कोई पार्टी में कुछ शूट करना है तो आई कैन टेक। वहां कैमरा रखा हुआ है, कबर्ड खुला भी है, कैन सरफराज टेक? नो, बिकॉज उसको उसका एक्सेस नहीं है। यस और नो? तो ऑब्जेक्ट कौन से जगह पे क्रिएट हो रहा है उस पर भी डिपेंड है कि वो क्या एक्सेस कर सकता, वो क्या एक्सेस कर सकता, क्या क्या नहीं कर सकता। कौन से कर्ली ब्रैकेट, ऑब्जेक्ट कौन से कर्ली ब्रैकेट में बन रहा है, उससे मालूम पड़ेगा कि ये ऑब्जेक्ट क्या क्या कर सकता, क्या क्या नहीं कर सकता। तो हर ऑब्जेक्ट सब कुछ नहीं कर सकता, उसको देखना पड़ेगा कि वो कहां पर क्रिएट हो रहा है। समझा? तो ये सब हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। तो ये इतने भी आपने पढ़ लिए तो मोर देन इनफ है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फीचर विच इज व्हाट, क्लास। लेट्स स्टार्ट विद क्लास नाउ। Okay, we have all have studied structure in C. Yes, no, maybe. Structure in C में क्या था? Yes, Mushi. What was there in structure in C? Tell me. Yes, correct. Array कैसा रहता? Yes, homogeneous data type support करता। क्या करता? Array का limitation क्या था? Array is homogeneous. Array is what? Homogeneous. Structure is heterogeneous. Structure is means अलग अलग टाइप का डेटा भी हम एक रूफ में कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर सकते हैं यूजिंग स्ट्रक्चर। ओके, तो वी नो व्हाट इज द स्ट्रक्चर। सो इफ आई हैड टू मेक अ स्ट्रक्चर, sorry, if I had to make a structure called student, what name, by what name? Struct student. I would put in it roll number, character, yes, no, maybe. This would create a structure for me. Now the functions which will work on this structure, accept student and display students, accept students, and they would be outside the structure. The structure would contain only data. Structure would contain only data, data only, सिर्फ डेटा डेटा है इसके अंदर। इस पे जो फंक्शंस काम करेंगे तो मुझे फंक्शन चाहिए जो एक्सेप्ट करे और डिस्प्ले करे। क्या करे? ठीक है, तो क्या करूंगा मैं? वो फंक्शन बाहर लिखूंगा। क्या लिखूंगा? void accept student और void display student। ये स्ट्रक्चर का पार्ट है कि स्ट्रक्चर के बाहर है? क्योंकि स्ट्रक्चर यहाँ क्लोज हो गया, जहाँ कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया स्ट्रक्चर क्लोज हो गया, जहाँ सेमीकोलन आ गया स्ट्रक्चर खत्म, सेमीकोलन आ गया स्ट्रक्चर खत्म। ये दोनों किधर है? स्ट्रक्चर के बाहर है। तो ये है स्ट्रक्चर का डेटा और ये स्ट्रक्चर के फंक्शंस। जावा के अंदर हम फंक्शंस को बोलते हैं मेथड्स। क्या बोलते हैं जावा के अंदर हम? मेथड्स। तो गेट फेमिलियराइज विद दिस वर्ड। सी में हम क्या क्या बोलने के? फंक्शन, पैरामीटराइज फंक्शन, नॉन पैरामीटराइज फंक्शन। जावा वाले क्या बोलते हैं? मेथड्स। बाकी सब नाम में बदला है, काम वही है, वही पैरामीटराइज, वही नॉन पैरामीटराइज, वही रिटर्न टाइप, सब कुछ सेम, लॉजिक विल बी द सेम। सो डेटा सेग्रीगेट हो गया, फंक्शन सेग्रीगेट हो गए। अब मुझे एक ऐसे स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट पे काम करना है जो मैं उसको एक्सेप्ट यहां कर रहा हूं, डिस्प्ले यहां कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? एक्सेप्ट यहां कर रहा हूं, डिस्प्ले यहां कर रहा हूं। तो अगर मैंने उसको यहां डिक्लेयर किया स्ट्रक्ट स्टूड S1, क्या कहां डिक्लेयर किया मैंने? S1। तो S1 की लाइफ कहां तक रहेगी? उस कर्ली ब्रैकेट्स पे जिसमें वो डिक्लेयर हुआ है। कोई भी वेरिएबल की ऑब्जेक्ट की लाइफ वहां तक, उसको बोलते हैं स्कोप। क्या बोलते हैं उसको? उसका स्कोप वहां तक होता है जिन दो कर्ली ब्रैकेट के बीच में वो डिक्लेयर हुआ है, उसके बाहर उसका कुछ भी नहीं। जैसे इफ समथिंग हैपेंस इन कैंप, समथिंग हैपेंस इन कैंप, तो विल द कॉर्पोरेटर ऑफ कैंप इंटरवीन?
जो कैम का कॉर्पोरेटर है वो पढ़ेगा क्या उस मैटर में? क्यों नहीं पढ़ेगा? उसके एरिया में हो ना, उसके वार्ड में हो, तो वो नहीं पढ़ेगा क्या? पढ़ना पड़ेगा उसको, तो लोग उसके पास ही आएंगे। यस और नो? विल द कॉर्पोरेटर ऑफ हड़पसर इंटरवीन? क्यों नो? क्योंकि वो उसके जोन में नहीं है, उसके स्कोप में नहीं है। विल द मेयर ऑफ पुणे इंटरवीन? मैटर बढ़ जाता है। विल द मेयर ऑफ पुणे कम इनटू द पिक्चर? यस, क्योंकि पुणे, ये सब पुणे के अंदर है। विल द मेयर ऑफ मुंबई कम इनटू पिक्चर? क्योंकि वो उसके स्कोप में नहीं है। मैटर और बढ़ जाता है। विल सीएम ऑफ महाराष्ट्र कम इनटू द पिक्चर? विल सीएम ऑफ तमिलनाडु कम इनटू द इक्वेशन? नो, क्योंकि उसके पिक्चर नहीं है। मैटर और बढ़ गया। विल द पीएम ऑफ इंडिया कम इनटू द पिक्चर? यस और नो? विल द पीएम ऑफ इंग्लैंड, विल क्वीन एलिजाबेथ पोक हर नोज इनटू द मैटर? नो, वाई? उसके स्कोप में नहीं है। तो हर एक का स्कोप डिफाइंड है, हर एक का स्कोप। तो स्कोप बोले तो कर्ली ब्रैकेट, स्कोप बोले तो जिन कर्ली ब्रैकेट में आपने वो डिक्लेयर किया है वो उसके बाहर नहीं निकल सकता। तो हर एक का स्कोप डिफाइंड है ना। कॉर्पोरेटर का स्कोप डिफाइंड है, उसका वार्ड। मेयर का स्कोप डिफाइंड है, उसकी सिटी। सीएम का स्कोप डिफाइंड है, उसका स्टेट। पीएम का स्कोप डिफाइंड है, उसकी कंट्री। सिर्फ अमेरिका है उसका स्कोप डिफाइंड नहीं है, वो कहाँ भी टांग डाल सकता। हाँ, वो लोग खुद के मैटर को छोड़ के दूसरे कंट्रीज के मैटर को भी सुलझाने की, उनके हिसाब से सुलझाने की कोशिश करते हैं वो लोग। और कितना सुलझता है या उलझता है। तो अब इस S1 का स्कोप कहां तक है? कहां तक है? सिर्फ वॉइड एक्सेप्ट स्टूडेंट फंक्शन के अंदर। इस S1 को अगर मैं यहां पर डिस्प्ले करूं, प्रिंटफ परसेंटेज डी S1 डॉट जो भी, विल इट अलाउ मी? यस, नो, मे बी। यस, नो, यस बोल रहा हूं। यस, नो, नो। वाई नो? क्योंकि उसके स्कोप में नहीं है। अब अगर उसको अपने को ऐसा देना कि यहां भी करे यहां भी करे, तो उसको यहां डिक्लेयर करने का, क्या करने का डिक्लेयर? ये हो गया ग्लोबल स्कोप। क्या हो गया ये? यहां नहीं करने का फिर। तो क्या हो गया वो उसका ग्लोबल स्कोप। अब यहां पर क्या बोलूंगा मैं? यूजर से एक्सेप्ट करूंगा, प्रिंटफ प्लीज एंटर रोल नंबर। यस और नो? ओके, तो अब ये S1 बन गया ना। S1 इस स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया? स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बन गया। और उसके अंदर वही एट्रीब्यूट्स रहेंगे जो उसके स्ट्रक्चर के अंदर है। क्या है? नेम और परसेंटेज। ठीक है, ऐसे हम यू कैन क्रिएट मेनी। तो दिस इज लाइक अ स्टैम्प, दिस इज लाइक अ रबर स्टैम्प जो अपन ठप्पा मारते हैं, और ये उसका एक ठप्पा है। अब मैं इस स्टैम्प से लाखों ठप्पे बना सकता। इंक पैड पे मारो छापो, मारो छापो, यस नो मे बी। तो ये जो छापा मारूंगा मैं, तो मेरे स्टैम्प के अंदर मेरा एक लेटर खराब हो गया। स्टैम्प अपना इनम टेक था, उसमें से यू नहीं आ रहा, तो हर इस पे क्या लिख के आएगा? यू नहीं आएगा ना, क्योंकि वो जो स्टैम्प है वही इंप्रेशन आएगा ना। तो ये S1 किसका है? स्टूडेंट के अंदर क्या है? वही उसके छापे में आएगा। अगर यहां से मैं ये निकाल दूं, नाम निकाल दूं, तो क्या आएगा? रोल नंबर और परसेंटेज। ठीक है, ऐसे में कितने बार स्टैम्प के छापे मार सकता? जितने चाहे उतने। तो मैं जितने चाहे उतने S1 S2 S3 ब्ला 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 ब्ला, ऐसे में जितने चाहूँ उतने बना सकता। ये है स्ट्रक्चर। ये हम क्लासेस की तरफ बढ़ रहे हैं। किसकी तरफ बढ़ रहे हैं हम? क्लासेस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जब तक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट अंडरस्टूड रहेगा तो आप क्लास को अच्छे से समझ पाएंगे। ये समझ में आ गया ये? तो रोल नंबर एंटर किया उसने, अब मुझे डालना है इधर। कहाँ डालना है? किसके किसमें? S1 के। तो क्या करूँगा मैं? स्कैन। रोल नंबर किस टाइप का होता? और कहाँ डालूंगा? सिमिलरली फॉर नेम। तो एंटर द नेम। क्या स्कैन एफ करूंगा मैं? S1 डॉट। सिमिलरली एंटर द परसेंटेज। क्या करूंगा?
यस नो मे बी. सो ये हो गया डेटा, ये हो गए फंक्शंस विच वर्क ऑन दैट डेटा, बट द डेटा इज अलग एंड फंक्शन इज अलग बिकॉज ये पीओपी है. क्या ये पीओपी है, इसमें सिक्योरिटी का कुछ भी कंसर्न नहीं था, सिर्फ टास्क सॉल्व करके दो. तो वो टास्क के लिए मुझे लगा कि स्ट्रक्चर सूटेबल रहेगा, तो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, टास्क सॉल्व करके दे दिया. बट इसमें सिक्योरिटी की पूरी कचरा हो गया. समझ में आ रहा है? अब ऊप्स आया. तो हर लैंग्वेज जो आती ना वो पूरा ओवरहॉलिंग नहीं करती, नोटबंदी करके नए करेंसी नोट निकालती, ऐसा नहीं करती. वो उसी में ही चेंजेस करती. क्या करती? उसी में ही चेंजेस करते. तो इसके लिए बोलते हैं ना आईटी में यू हैव टू कीप लर्निंग. तो आपने जो पिछला पढ़ा है ना 90% पढ़ लिया आपने, 10% आपको सिर्फ नया पढ़ना है. ये आईटी वाले हमेशा बैग लेके रखते कंधे पे. मैं देखा बाकी लोग जो काम पे आते तो वो कोई ऐसे बैग लेके जाते नहीं. ये लोग ही क्या, ऐसे बैग, लैपटॉप भी रहता बैग में, बुक्स भी रहते हैं, ट्यूटोरियल्स भी रहते हैं, और बोलते हैं मैं यूडेमी में कोर्स कर रहा, मैं इधर सर्टिफिकेशन कर रहा. 5 साल से काम कर रहा, अभी भी पढ़ रहा चाहिए. तो वो हर साल 5% नया पढ़ना पड़ता. कितना? एवरी ईयर नया कुछ नहीं पढ़ना रहता. जितना पढ़ा है अपन ने 95% तो वही रहता. सिर्फ 5% आपके ग्रोथ के लिए आपको पढ़ना पड़ता, सर्टिफिकेशन करने पड़ते ताकि आपका वर्टिकल ग्रोथ हो. तो लर्निंग नेवर स्टॉप्स इन आईटी एंड दैट लर्निंग इज रिलेटेड. दैट लर्निंग इज, अभी आपने इतना पढ़ा है ना, ये 95% क्लास है. क्या ये क्लास का 95% आ गया इसके अंदर. क्लास और ऑब्जेक्ट का 95% आ गया इसके अंदर. कितना आ गया? अरे सर सही तो मैंने पढ़ लिया सर सी में. अब ओके, ऐसा कर तो क्लास बन जाता क्या? ओ हो. तो मैंने नई टेक्नोलॉजी पढ़ लिया, सिर्फ मुझे पुरानी टेक्नोलॉजी अच्छे से आनी चाहिए थी. बस ये है आईटी का फलसफा, आईटी का लॉजिक, और ये है तुम्हारे ग्रोथ का राज. अरे कौन पढ़ेगा ऊप्स यार, रहने दे, अपने को ऊप्स नहीं समझ में आएगा. वो सर ने 12 पॉइंट्स पढ़ाए थे, वो अपने को टाइम लगा सी पढ़ने के लिए, सी के कॉन्सेप्ट पढ़ने लगे. अब कौन 12 पॉइंट्स पढ़ते बैठेगा? और जब पढ़ते बैठता, अरे ये तो अपने पढ़े थे स्ट्रक्चर के अंदर, स्ट्रक्चर ही क्लास है. ओके, आई केम टू नो, स्ट्रक्चर ही क्लास है और वही है जो आपने पढ़े हैं. तो जस्ट 5% हियर एंड देयर यू हैव टू रीलर्न एंड अनलर्न ओल्ड थिंग्स एंड रीलर्न. हार्ड डिस्क में स्पेस भर गई, तो सर मैंने 5-6 पुरानी मूवी डिलीट किया और 5-6 नई मूवी डाउनलोड किया. पूरी हार्ड डिस्क फॉर्मेट नहीं करा मैंने. वो जो 5-6 मूवीज में जो मैं नहीं देख रहा था बहुत दिनों से, वो जगह लेके एक मूवी एचडी में थी 2-2 GB की, तो 5 मूवी निकाला, 10 GB मिल गई. और अभी जो मैंने मूवीज डाउनलोड किया उस एक एचडी की मूवी आधे GB की है. तो उसमें मैंने 20 GB, कितने, 10 GB में 20 मूवीज स्टोर किया. जहां 5 मूवी स्टोर थे अभी, जब पुराने 5 थे वो लेटेस्ट 20 है, उससे भी सुपीरियर क्वालिटी के. बस उतना ही करा मैंने और कुछ नहीं किया. तो यही चीज को मैं अभी क्या करूंगा, कन्वर्ट किसमें करूंगा? कन्वर्ट क्लास में सिर्फ. तो देखो क्या करना है आपको, ये चला गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्लास आएगा. ब्यूटीफुल. क्या आएगा? क्या आ गया? ये क्लास आ गया. क्लास में डेटा और जो फंक्शन उस पर काम कर रहे वो क्लास के अंदर ही रहते. क्या रहते? तो ये ब्रैकेट यहाँ से निकल गया, निकला क्या नहीं? कहाँ लग गया? यहाँ पर. अगर C++ है तो सेमीकोलन भी आता. C++ है तो सेमीकोलन भी आएगा. आफ्टर स्ट्रक्चर देखो सेमीकोलन था क्या नहीं? स्ट्रक्चर के बाद सेमीकोलन इधर. तो C++ कर रहे तो ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन भी. जावा करे तो जावा बोलता है, उसकी भी जरूरत नहीं है. ये आपकी क्लास बन गई, ये आपकी क्लास बन गई. क्या करा मैंने? क्लास कंटेन्स डेटा एज वेल एज मेथड्स विच वर्क ऑन दैट डेटा. तो वो डेटा को सिक्योरिटी मिल जाती है. वो डेटा को क्या मिल जाती है? कि इस डेटा पे यही काम करेंगे भाई. ये कबर्ड का एक्सेस एक ही बंदे के पास रहेगा. आपको कुछ चाहिए इस बंदे से लो. हर आदमी आके इसमें इंटरफेयर मत करो. जैसे मैंने यहाँ पर पॉइंट्स के लिए रखा है, वो अवार्ड जीत रहा है, पॉइंट उसका नाम कौन लिखेगा? सर लिखेंगे. हर आदमी आके मार्कर लेके लिखते बैठेगा तो कचरा हो जाएगा उसका. तो आपको कुछ चाहिए, सर मेरे घर पे आज इवनिंग में फंक्शन है, वो दो ना मेरे को 2 घंटे के लिए. मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के मैं आपको जिस कंडीशन में ले जा रहा हूँ उसी कंडीशन में लेकर ला के दूंगा. टूट गया तो मैं पे करूंगा आपको. हाँ ठीक है ले जा. पर दिया किसने? मैंने. लेके चला गया, मैं आके देखा रहे है नहीं. अरे किसके पास है? देखा सीसीटीवी कैमरा में सरफराज लेके जा रहा है. अरे सर मैं तुमको बोलना भूल गया, तुम्हारा नंबर भी कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो मैं सोचा कि लेके चला जाता, सर को कल बोल दूंगा मैं. तो
विल यू डू दैट? सो वो डेटा पे कौन काम करेंगे भाई? इनके पास लाइसेंस है उस डेटा पे काम करने का। इसके बाहर के जो फंक्शंस है वो इस डेटा को डायरेक्टली टच भी नहीं कर सकते, डायरेक्टली टच भी नहीं, क्योंकि वो डेटा भी सिक्योर्ड हो गया। क्या हो गया? क्योंकि ऊप्स क्या बोलता है, हम टास्क भी सॉल्व कराएंगे आपको, प्लस क्या देंगे, सिक्योरिटी के साथ में टास्क सोल्यूशन देंगे। समझ में आ रहा है? तो अभी ये फंक्शंस के पास इस डेटा को डायरेक्ट एक्सेस, हाँ ये कैच है, ये बहुत बड़ा कैच है। सर इसका मतलब ये है क्या, इस क्लास के बाहर के फंक्शंस डेटा को यूज नहीं कर सकते? यूज कर सकते, यूज कर सकते, आप कैमरा लेके जा सकते हैं, बट मेरे परमिशन से, मेरे डायरेक्ट लेके जा नहीं सकते आप। डायरेक्ट आपने देखा चाबी रखी हुई है, खोला, लेके चले गए, वो आपको एक्सेस नहीं, वो प्रिविलेज आपको नहीं है, वो प्रिविलेज सिर्फ मुझे है। मुझे किसको पूछने की जरूरत नहीं है कि सर ये तो अपने क्लास के रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा लिए थे, आप घर के फंक्शन में कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं? बोले आपको वो पूछने का हक नहीं है। यस, नो, मे बी। तो क्लास की जो फंक्शंस है इनको डायरेक्ट एक्सेस है। क्या है? डायरेक्ट एक्सेस है। बाहर के जो फंक्शन है उनको एक्सेस है पर डायरेक्ट नहीं है। ये बात है, ये मेन है। एक्सेस है पर डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। दिस इज अ वेरी बिग कैच ओवर हियर। क्या नहीं है? और ये बहुत बड़ा प्रिविलेज है, एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस। एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस का मिलना, बार बार पूछ के एक्सेस करना और विदाउट परमिशन एक्सेस करना में बहुत बड़ा फर्क है। बिकॉज बार बार पूछने में एट टाइम्स द पर्सन कैन डिनाई ऑल्सो। नहीं यार सरफराज, आज मेरे घर पे भी शादी है, तो कल बोलता ना, तो कल कैमरा फ्री था। या सर आपने मुझे इतने बार दिए ना, 8-10 बार, आज भी दो ना। अरे 8-10 बार मेरे घर पे कुछ नहीं था तो मैं तुझे यस बोला, आज मेरे घर पे भी फंक्शन है और मुझे लेके जाना है कैमरा, तो अभी नो। तो ये है कि डायरेक्ट एक्सेस वाले को गारंटी है कि हमेशा एक्सेस मिलेगा, पूछ इनडायरेक्ट वाले को मिलेगा, कभी हम ब्लॉक भी कर सकते हैं, कभी हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते। क्या कर सकते हैं? सिक्योरिटी रीजंस के लिए। किसके लिए? सिक्योरिटी रीजंस के लिए कि इसको एक्सेस देना खतरे से खाली है। और ये जावा के अंदर बहुत होता है कि आप रिस्ट्रिक्ट कर देते कि ये क्लास के डेटा सिर्फ यहाँ से एक्सेस होंगे, इसके बाहर से एक्सेस होंगे नहीं। समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा? तो उसके लिए अपने पास है स्पेसिफायर्स। क्या है? क्या लगाने का उसको? क्या लगा दिया मैंने? क्या लगा दिया अभी? प्राइवेट प्राइवेट प्राइवेट। क्या हो गया ये? प्राइवेट प्राइवेट। अब ये टिश्यू पेपर रखे हुए इधर, अब इसको सरफराज को चाहिए, कुछ पानी गिर गया ना, विल ही आस्क मी सर लू क्या? अरे वो तो कचरा है, पब्लिक है वो क्या है? हर एक को उसका एक्सेस है, हर एक को उसका। पानी की बोतल रखी हुई है इधर, अभी क्या फ़ोन करके हम उसको पूछ ही लेंगे, सर वो पानी की बोतल रखी हुई, पानी पीऊँ क्या? सर वो टिश्यू पेपर रखे है, वो टिश्यू इस्तेमाल करूँ क्या? उसका तो आपको क्या है? डायरेक्ट एक्सेस है। क्या है? डायरेक्ट एक्सेस। तो अगर मैं इसको क्या कर दूं तो क्या हो गया? तो ऐसे में प्रिविलेजेस को ग्रांट और रिवोक कर सकता। अगर मैंने वहां पर प्राइवेट लिख दिया तो सिर्फ कौन? जो इस क्लास के मेंबर है, सिर्फ वो जो इस क्लास के मेंबर है, सिर्फ वो। और पब्लिक कर दिया तो बाहर के भी सब पब्लिक चीज़ हो गई। वो कोई हर एक आदमी ले ले। रास्ते में चल रहा आदमी है, उसके कुछ आइसक्रीम खा रहा था, वो आइसक्रीम टी शर्ट भी गिर गई, देखा उसने टी शर्ट रखे हुए, उसने वो भी लेके चला गया। अपन कोई बोले उसको? वो चीज़ रखी उसके लिए थी, पब्लिक के एक्सेस के लिए। तो पब्लिक किया तो क्या होता, प्राइवेट किया तो क्या होता, ये कॉन्सेप्ट्स है वही चीज़। तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि कब करने से क्या इशू आएगा, अंदर क्या राइट्स मिलेंगे, क्या नहीं मिलेंगे। ये हो गया? ओके। तो लेट्स से, और ओके, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में डेटा इज प्राइवेट, फंक्शंस आर पब्लिक। डेटा इज, ये नॉर्मल सिनारियो में, किसमें? नॉर्मल सिनारियो में क्या होता? ठीक है, जैसे अभी इतने सालों से नॉर्मल जो न्यू ईयर मना रहे थे लोग, तो सुबह 10-11 बजे से हॉकर्स आना शुरू हो गए एमजी रोड पे, अपने स्टार्टअप करना शुरू कर दिए, शॉपकीपर्स ने सब लगाना शुरू कर दिए। पर इस साल क्या हुआ? पुलिस ने लगा दी रिस्ट्रिक्शन, हॉकर्स को तो लगाने नहीं दिया,
शॉपकीपर्स को बोला कि 9 के बाद बंद। तो एक होता नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में सर ऐसे होता, और एक कभी कभी हालात हो जाते कि अपने को कुछ चेंज करना पड़ता। तो मैं सर पूना में रहा हूँ 30 साल से, 28 साल से तो मैंने ऐसे न्यू ईयर बनाई है सर, लास्ट के 2 साल से ऐसे वैसे हो रहा है, ये सोनो। तो नॉर्मली क्या होता है जब भी हम क्लास लिखते हैं नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में, डेटा क्या होता है प्राइवेट, उसके अंदर फंक्शंस क्या होते हैं पब्लिक। ये कब है नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में। फिर आपका कोड का रिक्वायरमेंट ऐसा है कि मुझे डेटा को भी पब्लिक करना है या फंक्शन को भी प्राइवेट करना है, तो ऐसा भी कर सकते हैं आप, ऐसा भी आप कर सकते, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट 90% ऑफ द टाइम दिस इज द टेम्पलेट विच वी फॉलो, डेटा प्राइवेट और मेथड्स पब्लिक। समझ में आ रहा है? ओके। और फिर जावा के अंदर प्रिंटफ स्कैनफ का तरीका अलग है, वो आप यहाँ करना बस। तो बस सर सी में प्रिंटफ स्कैनफ ऐसा था, C++ में सर प्रिंटफ स्कैनफ ऐसा था, सर जावा में कैसा है? जावा में ऐसा है, system.out.println। क्या लिखने का, क्या लिखने का, जो भी आपको दिखाना है मैसेज, क्या मैसेज दिखाना है? जावा में कैसे दिखाएंगे? जावा में कैपिटल S छोटा O छोटा P, क्या मैसेज है? प्लीज एंटर रोल नंबर ना, जो भी आपको करना है प्लीज एंटर। तो वो क्या एंटर करेगा यूजर? 101, उसको कहाँ डालना है अपने को? रोल नंबर। तो स्कैनर करना, क्या यूज करने का? स्कैनर। तो उसका एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का, उसका नेक्स्ट INT फंक्शन है। क्या फंक्शन है और किस में डालने का? ये एक बार करने से आ जाएगा आपको, एक बार करने से आपको आ जाएगा। तो अगर मैं बोलूंगा राइट 1000 प्रोग्राम्स ऑफ जावा, राइट, एक प्रोग्राम में आपको सिखा दिया ना मैंने कैसे करना है, बाकी 999 में आप खुद ही करेंगे। तो ऐसा कुछ जड़ दिमाग वाला काम नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा। तो बस वही है सर, मुझे प्रिंटफ स्कैनफ सी में आता, C++ में आता, जावा में कैसे करते सर? मेरे को स्ट्रक्चर और फंक्शन लिखने आता, क्लास ओके खुद पढ़ के समझ जाएंगे ये तो क्लास ऐसे बनता। तो जस्ट यू हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ एंड फॉर दैट अपग्रेड इज ओनली 5%। ऐसा कुछ बहुत बड़ा अपग्रेड नहीं मांगते कंपनी। यार अपन क्या करते, एग्जाम 5th सेमेस्टर दिए, उसके सब सब्जेक्ट भूल जाते, 6th सेमेस्टर का नया पढ़ते, सेमेस्टर पढ़े एग्जाम दिए भूल जाते अपन, अपनी ये हैबिट है। अब कंपनी में बोल रहे हैं कि तुमको पढ़ना, वापस पढ़ना है, तो पूरा नहीं पढ़ना है वापस, कितना पढ़ना है? जस्ट 5% फॉर योर ओन ग्रोथ, फॉर योर ओन, बिकॉज इफ यू स्टॉप लर्निंग यू स्टॉप ग्रोइंग, फिर पैकेज तुम्हारा अटक जाता है एक जगह पे। तो और नई नई सीखते रहेंगे चीज़ें, नई नई चीज़ें अपने डालते रहेंगे आर्सेनल के अंदर, आपका मार्केट वैल्यू उतना हैवी बनते जाता। तो कंपनी पे यू बिकम अ वेरी वेरी डिपेंडेबल रिसोर्स, कि कंपनी का जो आपका मैनेजर है बोलता है सरफराज को टच मत करो, इसकी बहुत ज़रूरत है अपने को, ये छुट्टी मांग रहा है, उसको कुछ काम है तो ये लेट आएगा, कुछ काम में जल्दी जाएगा, और अभी अपने पास वर्कलोड इतना है कि अपना काम चल रहा है, प्रोजेक्ट की डिलीवरी भी नहीं है, तो उसको करने दो उसके मनमानी, कोई टेंशन नहीं है, इसको मत छेड़ो। अगर इसको अपन ने छेड़े, कल को उसका माइंड बना कि कंपनी छोड़ने का है, तो मसले हो जाएंगे। ये रिसोर्स वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज, वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज। जो एक टाइम पे विराट कोहली के भाव थे, इसको अनुष्का को लेके जाना है टूर पे, इसको लेके जाने दो, इसको कुछ मत बोलो, इसको कोच वो चाहिए उसको दे दो। ही वुड हैव अ बिग से इन डिसाइडिंग द कोच, कोच डिसाइड करती BCCI, पर विराट को उस कोच से तकलीफ है, वो कोच विराट के सेल को सूट नहीं कर रहा, और विराट ने करा ऑब्जेक्शन मीटिंग में कि भाई मेरे को ये कोच नहीं मांगता। ओके सर आपकी रिक्वेस्ट पे करें, क्योंकि वो टाइम पे वो सोने की मुर्गी थी जो इंडिया को ब्रांड दे रही थी, इंडिया का वर्ल्ड में क्रिकेट में ब्रांड एम्बेसडर था वो। अब वो भाव रहे नहीं उसके, तो अब उसको कैप्टनसी से हटा देते, तो उसको पूछते भी नहीं कि तो हटाना कि नहीं हटाना। तो वैसा अपनी डिपेंडेंसी क्रिएट करना, और वो बनती है आपके स्किल्स पे, और स्किल्स आपके आते हर टाइम नया लर्न करने से। अब पुराने स्किल पे ही बैठे रहेंगे, और कोई नया स्किल का बंदा आ गया, कोई KL राहुल आ गया जो सेंचुरी मार रहा है, 14 नए नए लोकेशन पे मारा है सेंचुरी उसने, कितने 14 सेंचुरीज है उसके इंटरनेशनल क्रिकेट में, और 14 के 14 अलग अलग वेन्यू में है, और अक्सर इंडिया के बाहर है। अभी सेंचुरी मारा उसने जोबर्ग में। तो वो कोई आ गया तो फिर आपका उस दिन से ढलान शुरू हो जाएंगी। तो आपको आपके पीक पे रहना है, तो आपको
5% हर साल लर्निंग कर्व करना ही पड़ेगा आपके खुद के वेलबींग के लिए, ताकि आपका सिक्का चलता रहे फ्लोर पे, कोई आपको टच नहीं करे, कोई आपको अननेसेसरी हैरेस नहीं करे, भाई तू लेट क्यों आ रहा, जल्दी क्यों जा रहा। कि भाई ये बंदे का 9 घंटे में से अगर 6 घंटे ही मिलते हैं ना अपने को तो बहुत है। इस स्किल्ड रिसोर्स के 9 में से 6 घंटे भी मिलना अपने लिए बहुत बड़ी बात है। तो 3 घंटा ये नहीं दे रहा है और फिलहाल प्रोजेक्ट को इसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अभी डिलीवरी का टाइम बहुत थोड़ा टाइम है, 2 महीने के बाद प्रोजेक्ट की डिलीवरी देना है, तो अभी चल जाता। तो ही यू और यू ऑल कैन हैव दैट लग्जरी। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, जावा की फर्स्ट सेशन है आज। तो ये अपना क्लास बन गया, क्या है इसमें, बस ये प्रिंटफ स्कैनफ किस में करने का, जावा स्टाइल में। डिस्प्ले किस में करने का, जावा स्टाइल में। ये जावा का प्रिंटफ है। जावा का प्रिंटफ क्या है, कैपिटल एस के साथ। किसके साथ, जावा केस सेंसिटिव है। जावा क्या है, यानी छोटा एस और बड़े एस में डिफरेंस है। तो आपको डिस्प्ले करना है रोल नंबर, तो आप ऐसे बोलो। फिर सेम एसओपी नेम, एसओपी परसेंटेज, और साथ में करना है एक लाइन में तो कॉनकैट करो। क्या करो, कॉनकैट बोले तो जोड़ना। व्हाट इज कॉनकैट, जोड़ते जाना। तो आपने सब कुछ एक साथ डिस्प्ले कर दिया, बस हो गया जावा का प्रोग्राम। कौन सा नेक्स्ट, वो स्कैनर का, वो आई शो यू प्रैक्टिकली। यूजर से इनपुट लेते हैं ना अपन सी में, कैसे लेते हैं यूजर से इनपुट सी में, प्रिंट एफ स्कैन एफ। सी प्लस प्लस में कैसे लेते हैं, सी आउट सी इन। सी आउट बोले तो मैसेज दिखाना यूजर को, वो पढ़ेगा मैसेज और इनपुट देगा। तो जावा में कैसे दिखाते हैं मैसेज, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, मैसेज दिखा दिया, और फिर उसने जो एंटर किया मैसेज रीड करने के बाद आपने क्या दिखाया, एंटर रोल नंबर। उसने क्या एंटर किया, आपको कहाँ स्टोर करना है, वो कौन से वेरिएबल में स्टोर करना है उसको, रोल नंबर में। तो एस सी एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा अपने को, उसका स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। आई विल नॉट टेक यू डीप इन टूडेज सेशन, वरना तुमको चक्कर आएंगे, ठीक है। तो तुमको मुझे अननेसेसरी पहले दिन में ही इतना नहीं लोड देना है कि तुम लोग को चक्कर आए बाद में, क्या है। एक एक निवाला अपन खाते रहेंगे तो पेट भी भर जाएगा और बदहजमी भी नहीं होंगी, पूरा ही साथ में निगलने की कोशिश करेंगे तो मसले हो जाएंगे। तो ये पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता, पहले इस क्लास को इंपोर्ट करना पड़ता। अगर आप कोई भी इनबिल्ट क्लास यूज़ कर रहे हैं जावा में, कोई भी पहले से बनी बनाई क्लास, पहले से क्या किसी और जगह बनाई है, मैं नहीं बनाई है सर, पर मैंने किसी और जगह बनाई थी, इस फाइल में नहीं बनाई, तो आपको पहले उस क्लास को इंपोर्ट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, तो अभी हम लोग कौन सी क्लास यूज़ कर रहे हैं, तो स्कैनर को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो स्कैनर है जावा डॉट यूटिल पैकेज में, किस में है, तो जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, पहले उस क्लास को इंपोर्ट करने का। अगर आप एक्लिप्स यूज़ करते हो, क्या यूज़ करते हो, एक्लिप्स एक आईडीई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। क्या है, एक्लिप्स है और इंटेलीजे है। कौन है ये दो, ये आपके हेल्प करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, कंपनीज में इन पे काम होता। अपन काम करते हैं नोटपैड में, किस में करते हैं, कंपनीज में किस में काम होता, एक्लिप्स और इंटेलीजे। इसमें प्रोग्रामिंग बिकम्स वेरी इजी, इसमें बहुत सारे रेडीमेड टूल्स मिल जाते हैं आपको। जो हम खुद कोड लिखते हैं वो कोड अपन राइट क्लिक, माउस राइट क्लिक करके कर सकते हैं। किसे कर सकते हैं, जैसे व्हेन यू इंस्टॉल अ सॉफ्टवेयर, डू यू राइट एनी कमांड्स, व्हाट यू डू, नेक्स्ट नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट, माउस करते ना सिर्फ यूज, सॉफ्टवेयर का काम इंस्टॉल हो जाता। लिनक्स के अंदर अगर आपको कुछ इंस्टॉल करना है तो उस पर कमांड लिखने पड़ते, क्या लिखने पड़ते, ब्लैक स्क्रीन पे जाके कमांड्स पे क्या करना पड़ता, अगर यूआई यूज़ नहीं कर रहे तो वैसे ही हम लोग अगर आईडी यूज़ करेंगे ना, तो हम कोडिंग किस पे कर सकते हैं, माउस के ऊपर राइट क्लिक करो, ये ऑप्शन सिलेक्ट करो, कोड लिख के अपने आप आ जाता, अपने आप कोड सबके आ जाता। हाँ हाँ, ज़रूरी है, वो बोल रहा ना, वो 5% का आपका काम कभी रुकेगा नहीं। तो आपको जब इंडस्ट्री में आप गए और आपके जो कंपनी एनवायरनमेंट है जहाँ पर आपको लग रहा है कि मेरे साथ जो डेवलपर्स काम कर रहे हैं वो लिनक्स पे भी कुछ क्वेरी लिखते और मेरे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है कि लिनक्स पे कुछ आना चाहिए, तो आपने फिर लिनक्स सीखना नहीं, वो अपने को फिलहाल उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपना काम है कि पहले अपन एज अ फ्रेशर इंडस्ट्री में एंटर करें,
6 महीने के अंदर काम करते रहे, 6 महीने तक कुछ नहीं भी किया तो भी चलेगा, फिर 6 महीने के बाद में आपका वापस आपके अंदर वो कीड़ा जागना चाहिए ग्रोथ का। समझ में आ रहा है? तो अभी अपने को फिलहाल लिनक्स की ज़रूरत नहीं है। लिनक्स पूरा विंडोज़ से पूरा अलग है। अपन पूरा अपने को पूरी आदत विंडोज़ की बैठी हुई ना, अपने को पूरा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की आदत है। और लिनक्स कमांड लाइन पे भी बहुत काम होता है उसके अंदर, यानी कमांड्स लिखने पड़ते हैं, ब्लैक स्क्रीन खोलने का, टर्मिनल खोलने का उसका, और हर काम के लिए कमांड, फाइल ओपन करनी है तो फाइल के लिए कमांड, अपन क्या करते हैं डबल क्लिक करते हैं, वहाँ जाके वो लोग कमांड खोलते तो फाइल खुल के आती, चेंजेस करने हैं इसमें, सेव करने हैं उसके लिए भी कमांड, डिलीट करनी है उसके लिए भी कमांड, फोल्डर बनाना है उसके लिए भी कमांड। मशीन लर्निंग तो बहुत अलग डोमेन आ गया वो अपना। ये फिलहाल अपनी को उन सब चीज़ों की सोचना नहीं है। मशीन लर्निंग का आप सोचना 2 साल के बाद, जब आप 2 साल के अंदर आईटी में काम कर करके आपको पूरा सिनारियो समझ में आ जाएगा कि हम लोग ये करते, फिर हमारे बाद जो मशीन लर्निंग की टीम है वो ये करती, हमारे ही काम को और वो लोग फिल्टर करके करते, और उनके पैकेजेस 30-30 लाख है, ट्रिपल द पैकेज व्हाट आई एम अर्निंग। एंड द वर्क व्हेन आई मीट दिस गाइज एट द कैफेटेरिया, व्हेन आई मीट देम ऑन द फ्लोर, दे टेल मी कि देखो तुम लोग ये करते ना, तुम्हारे काम के बाद हमारा काम शुरू होता है और हम लोग ये करते। और ओके, ज़्यादा जब अगर मुझे उनका काम थोड़ा बहुत समझ में आता है सर, अब मुझे मेरा काम तो आता ही है, अब मुझे वो काम भी सीखना है जो वो लोग करते, और मुझे उनका आइडिया है कि वो क्या करते। अभी तो आपको आइडिया भी नहीं कि मशीन लर्निंग वाले करते क्या, तब आप जाके फिर मशीन लर्निंग पे आप स्विच कर सकते हैं। तो आपका ग्रोथ में आपको करना ही है, तो कोई ना कोई ट्रैक पे आगे बढ़ते रहना। एम आई अंडरस्टूड विद दिस? तो क्लास समझ में आया क्या? जो स्ट्रक्चर था उसी को अपन ने क्लास में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। और ऑब्जेक्ट फिर बनाने का, क्या बनाने का? क्लास का और ऑब्जेक्ट। ओके, अभी मैं एक प्रैक्टिकल लूँ क्या?